हेलो फ्रेंड, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। इसके पहले मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के बारे में स्टडी किया था। आप अगर फिर से उसका वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने शेयर करके रख रखा है, आप वहां पे जा करके फिर से देख सकते हो। आज हम क्या करेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का सेकेंड एप्लीकेशन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके पहले समझ लेते हैं कि ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। इसके लिए हमने क्या किया है, एक फंक्शन एफ कंसिडर किया है और इस प्रकार से कि एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर हो। अब हम क्या कर रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। और ग्राफ प्रिपेयर करने के लिए मैंने फर्स्ट में क्या किया है, तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में x का कुछ वैल्यू लिया है और उसी के कोरोस्पोंडिंग एफ एक्स का वैल्यू फाइंड आउट किया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी x का वैल्यू लिया गया है वो ओरिजिन के लेफ्ट साइड, दैट मीन्स नेगेटिव साइड वाला वैल्यू है और इसी के कोरोस्पोंडिंग यहाँ पे मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट किया है। -2 पे एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो दिस इज -2 का स्क्वायर, दैट मीन्स एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4। इसी तरह से एफ ऑफ -3/2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो -3/2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 9/4, है ना। एफ ऑफ -1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो दिस इज -1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1। एफ ऑफ -1/2 का वैल्यू 1/4 एंड दिस इज एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0। अब हम क्या किए हैं, तो ओरिजिन के राइट साइड में x का कुछ वैल्यूज मैंने ले लिया है ना। तो आप देख सकते हो कि 0, 1/2, 1, 3/2, 2 जो है वो ओरिजिन के राइट साइड का वैल्यूज है ना। और इसी के कोरोस्पोंडिंग मैंने फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू एवेलुएट किया है। आप देख सकते हो कि 0 पे फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, दैट मीन 0। एक्स इज इक्वल टू 1/2 पे फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर 1/4, है ना। इन सिमिलर वे ये तीनों का कोरोस्पोंडिंग जो वैल्यू होगा वो ये होगा, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तैयार कर रहे हैं, है ना। तो आप देख सकते हो कि जब मैंने -2 लिया x का वैल्यू, है ना, -2 यूनिट लिया, तो उस केस में एफ एक्स का वैल्यू कितना आया, तो 4 यूनिट आया, ठीक है। दैट मीन्स ये वैल्यू, है ना, ये वैल्यू दिस इज 4 यूनिट, ठीक है। और ये कितना था, -2 यूनिट। इसी तरह से जब मैंने -3/2 लिया, कहने का मतलब है अप्रोक्स यहाँ का वैल्यू, ठीक है, तो उस केस में वैल्यू क्या आया, 9/4 आया, दैट मीन्स 4 2 जा 8, 2.2 समथिंग, है ना। तो आप देख सकते हो 2.2, ठीक है, यहाँ का वैल्यू है, दैट मीन्स ये 2.2, दैट मीन्स 9/4 का वैल्यू हो जाएगा, है ना, जब x इज इक्वल टू -3/2 यूनिट होगा, ठीक है। दैट मीन्स ये सारे वैल्यूज को आप क्या करो, ठीक है, ये सारे पॉइंट को आप क्या करो, कार्टेशियन सिस्टम में रिप्रेजेंट करो और उसको फ्री हैंड से आप मैच कर दो, तो आप देखोगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ आएगा वो पाराबोलिक फॉर्म में होगा। और एक्चुअली में ये पाराबोला का ही इक्वेशन है। आप जानते हो कि पाराबोला का 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay एंड दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तो ये जो ग्राफ है वो इस फॉर्म में है ना। दिस इज y is equal to x square divided by 4a, that means open upward symmetrical about y axis। आप देख सकते हो ये ओपन है और अपर साइड में एग्जिस्ट कर रहा है, साथ ही साथ एक y एक्सिस का सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल कहने का मतलब है ये जितना एरिया कवर करेगा उतना ही एरिया ये कवर करेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको देखने में नहीं लग रहा होगा कि दोनों का जो एरिया है वो इक्वल है, बट जब ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे तो दोनों का जो एरिया आएगा, है ना, वो इक्वल होगा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, है ना। अब आप क्या करो, यहाँ पे आप देखो, अगर
ओरिजिन के लेफ्ट साइड में आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ग्राफ का जो हाइट है वो डिक्रीज कर रहा है ना। जैसे देखो हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, ठीक है, वैल्यू लेफ्ट टू दी ओरिजिन, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में हम x का वैल्यू -2 लिए, ठीक है, तो उस केस में fx का वैल्यू कितना आया, 4 आया ना। दैट मीन्स -2 यूनिट लेने पे ये 4 यूनिट आया, ठीक है। दैट मीन्स यही हाइट हो जाएगा, है ना, 4 यूनिट यही है ना, ये हाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो x के जगह पे -3/2 लो तो fx का वैल्यू 9/4 आ रहा है ना। दैट मीन्स 2.2 समथिंग। दैट मीन्स आप यहाँ पे देखो -3/2 यूनिट ये है, तो इस केस में fx का वैल्यू आपका 9/2 दैट मीन्स 2.2 समथिंग आया है, ये वैल्यू है ना। आप इसी तरह से -1 पे fx का वैल्यू फाइंड आउट करो तो -1 यूनिट पे 1 यूनिट ही आया है, दैट मीन्स ये वैल्यू -1 यूनिट पे 1 यूनिट आया है, किसका वैल्यू, fx का वैल्यू। आप देख सकते हो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में अगर लेफ्ट टू राइट आओगे, है ना, लेफ्ट टू राइट आओगे तो ग्राफ का जो हाइट है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ये जो फंक्शन f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। और किन सारे वैल्यू के लिए, तो फॉर ऑल x लेस देन 0 के लिए, दैट मीन्स वो सारे वैल्यू जो कि 0 से छोटे होंगे, वो सारे वैल्यू के लिए ये फंक्शन f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है। पहले 4 था, उसके बाद 9/4 आया, उसके बाद 1 आया, उसके बाद आप देख सकते हो कि 1/4 आएगा, उसके बाद आप देख सकते हो कि 0 आ गया, है ना। दैट मीन्स ओरिजिन के लेफ्ट साइड में अगर लेफ्ट टू राइट हम लोग आ रहे हैं तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, फंक्शन का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। इसीलिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x लेस देन 0। आप इसी तरह से अब क्या करो, ओरिजिन के राइट साइड में वैल्यू को ऑब्जर्व करो। आप अगर 0 रखे हो तो वैल्यू 0 आया, 1/2 रखे हो तो 1/4 आया, है ना, 1 रखे हो तो 1 आया, 3/2 रखे हो तो 9/4 आया, 2 रखे हो तो 4 आया। कहने का मतलब है वैल्यू जो है वो इंक्रीज करते जा रहा है। पहले 0 था, उसके बाद 1/4 आया जो कि 0 से बड़ा है, 1/4 के बाद 1 आया जो कि 1/4 से बड़ा है, 1 के बाद 9/4 आया जो कि 1 से बड़ा है, और 9/4 के बाद 4 आया जो कि 9/4 से बड़ा है ना। तो यदि ओरिजिन के राइट साइड में लेफ्ट टू राइट आप जाओगे तो ग्राफ का जो हाइट है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। पहले 0 था, उसके बाद 1/2 पे 1/4 समथिंग ये आया, उसके बाद 1 पे ये आया, उसके बाद 3/2 पे आप देख सकते हो कि 9.2 दैट मीन्स अप्रॉक्स ये आया, उसके बाद 2 पे आप देख सकते हो कि 4 यूनिट दैट मीन्स ये आया, है ना। तो हाइट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ये जो फंक्शन f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स x का वो सारा वैल्यूज जो कि 0 से बड़े होंगे उन सारे वैल्यूज के लिए फंक्शन f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना। तो आप यहाँ से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में इजिली समझ सकते हो, ठीक है। इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग था और इस इंटरवल में ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग था। अब हम क्या करते हैं, आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन इसका बताते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन है, कहता है लेट आई बी एन ओपन इंटरवल कंटेन इन द डोमेन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ। मान लेते हैं कि आई जो है वो एक ओपन इंटरवल है जो कि फंक्शन एफ के डोमेन में कंटेन्ड है ना। Then function f is said to be first increasing on I if x1 less than x2 in I implies f of x1 less than is equal to f of x2 for all x1 x2 belongs to I। कहता है कि x1 x2 जो कि
ओपन इंटरवल आई में बिलोंग कर रहा है और इस प्रकार से बिलोंग कर रहा है कि x1 का वैल्यू x2 से छोटा है ना। अब x1 का वैल्यू x2 से छोटा हो और इस प्रकार से कि f ऑफ x1 का वैल्यू f ऑफ x2 से छोटा या बराबर हो, इस केस में जो फंक्शन f होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सपोज कर लो कि x1 का वैल्यू 0 है और x2 का वैल्यू 1/2 है। आप देख सकते हो कि x1 दैट मीन 0, x2 दैट मीन्स 1/2 से छोटा है और इस केस में f ऑफ x1 दैट मीन्स 0, ठीक है, और f ऑफ x2 दैट मीन्स 1/2 पे फंक्शन का वैल्यू 1/4। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये भी इससे छोटा है, दैट मीन्स f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 से छोटा है और इसीलिए हम लोग बोल रहे थे कि इस इंटरवल में जब x ग्रेटर देन 0 होगा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि हाइट जो है ग्राफ का वो इंक्रीज कर रहा है। आप इसको x1 मान लो ना और इसको x2 मान लो, तो x1 पे फंक्शन का वैल्यू 1 आया और 3/2 दैट मीन्स x2 पे फंक्शन का वैल्यू 9/4 आया। 1 यहाँ पे है ना, ये 1 यूनिट अप्रॉक्स और ये 9/4 यूनिट, ठीक है, अप्रॉक्स 2.2 दैट मीन्स ये होगा, समझ रहे हो। तो हाइट यहाँ पर भी इंक्रीज कर गया, दैट मीन्स ग्राफ का जो हाइट है वो इंक्रीज ही कर रहा है। तो इस केस में भी हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यही ठीक है, यहीं से हमने ठीक है एक रिजल्ट निकाल करके ये डेफिनेशन दिया है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंटरवल आई में फंक्शन एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहने का मतलब है हमेशा इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे ग्राफ से क्लियर वे में समझ में आ जाएगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन के बीच डिफरेंस क्या है। तो सिंपली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हमेशा बढ़ते ही रहना चाहिए हाइट, मतलब कि कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई पॉइंट पे। तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। दैट मीन्स यहाँ पे देख सकते हो, इसीलिए मैंने इज इक्वल टू का साइन यहाँ से हटा दिया। सेम कंडीशन रहेगा बट सिर्फ यहाँ पे लेस देन होगा, नॉट लेस देन इज इक्वल टू, ठीक है। यानी कि x1 x2 इंटरवल आई में इस तरह से हो कि x1 x2 से छोटा हो, such that f of x1 will be less than f of x2, then we will say that function fx will be strictly increasing on I, है ना। इसी तरह से डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, तो if x1 less than x2 in I such that f of x1 greater than is equal to f of x2, ठीक है, for all x1 x2 belongs to I। मान लेते हैं कि x1 x2 I में बिलोंग कर रहा है और इस तरह से कि x1 का वैल्यू x2 से छोटा है इंटरवल i में, सच दैट f ऑफ x1 का वैल्यू बड़ा या बराबर है f ऑफ x2 से, तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन f जो होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो x1 सपोज कर लो कि -2 है और x2 सपोज कर लो कि -3/2 है। आप देख सकते हो कि ये -2 जो है वो -3/2 से छोटा है, बट x1 पे दैट मीन्स -2 पे फंक्शन का वैल्यू कितना आया है, 4 आया है, और x2 पे दैट मीन्स -3/2 पे फंक्शन का वैल्यू कितना आया है, 9/4 आया। तो डिक्रीज किया कि नहीं, ये बड़ा हो गया इससे, 4 यूनिट ये था और 9/4 यूनिट ये था, दैट मीन्स ये बड़ा है, ठीक है। f ऑफ 1 बड़ा है f ऑफ 2 से, दैट मीन्स डिक्रीज कर रहा है ना। पहले ये था उसके बाद ये हो गया, ठीक है। तो यहीं से इस डेफिनेशन को मैंने ड्राइव किया है और राइट डाउन किया है, ठीक है। तो इस केस में फंक्शन f जो होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहने का मतलब क्या है, ये इक्वल टू का साइन हट जाएगा, हमेशा और हमेशा डिक्रीज ही करना चाहिए, कभी किसी पॉइंट पे इक्वल फंक्शन का वैल्यू नहीं आना चाहिए, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमेशा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, देख रहे हो ना, ये जो वैल्यू है हाइट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, बट ठीक है इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है, और इस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो सेम आ रहा है, ठीक है, फिर भी इसको हम लोग इंक्रीजिंग ही बोल रहे हैं क्योंकि घट नहीं रहा है, ठीक है। मतलब किसी पॉइंट पे वैल्यू
कांस्टेंट आ गया, दैट मीन्स सेम वैल्यू आ गया, तो कोई बात नहीं है, फिर आगे जाकर के ये इंक्रीज ही करने लगा तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना। बट यहाँ पे आप देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, क्यों? क्योंकि हमेशा इंक्रीज कर रहा है, हमेशा इंक्रीज कर रहा है, किसी दो पॉइंट पे वैल्यू इक्वल नहीं हो रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वैल्यू इक्वल हो जा रहा था, ठीक है, इक्वल हो जा रहा था, है ना, आप देख सकते हो। बट यहाँ पे इक्वल कहीं भी नहीं हो रहा है, हमेशा जो हाइट है ग्राफ का वो इंक्रीज ही कर रहा है, इसलिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। आप कह सकते हो जितने भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होंगे वो सारे इंक्रीजिंग फंक्शन होंगे, बट जितने भी इंक्रीजिंग फंक्शन होंगे वो सारे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो, ये जरूरी नहीं है ना। आप इसी तरह से डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का एग्जाम्पल देख सकते हो। ये जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है ना, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन का जो वैल्यू है वो डिक्रीज ही कर रहा है। हाँ, दो पॉइंट है, ठीक है, या दो से अधिक ऐसे पॉइंट है जिसपे फंक्शन का जो वैल्यू है वो सेम आ जा रहा है। आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे फंक्शन कांस्टेंट हो जा रहा है ना, मतलब ना ही नीचे आ रहा है ना ही ऊपर जा रहा है, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जा रहा है। बट कोई बात नहीं, आगे जाकर के फिर ये डिक्रीज करने लगा, ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। बट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में आप देख सकते हो हमेशा डिक्रीज कर रहा है, हमेशा इसका जो हाइट है वो कम ही होते जा रहा है ना, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि ये ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों? क्योंकि कभी इंक्रीज किया, कभी डिक्रीज किया, फिर कभी इंक्रीज किया, कभी डिक्रीज किया, है ना, तो इस केस में ये ना ही इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब आप इसको बाय एग्जांपल समझ सकते हो, है ना। यहाँ पे देखो कहता है सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन सेट ऑफ रियल नंबर आर। आप दिखाओ कि फंक्शन 3x प्लस 17 जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, कहाँ पे? तो सेट ऑफ रियल नंबर आर में, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी जो मैंने डेफिनेशन बताया, ठीक है, उस डेफिनेशन को यूज करके हम प्रूव करते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि x1 और x2 जो है वो R में लाइज करने वाला कोई दो पॉइंट है ना। लेट x1 एंड x2 बी एनी टू नंबर्स इन R, ठीक है, सच दैट, इस प्रकार से कि x1 का वैल्यू x2 से छोटा है ना। अब आप देख सकते हो कि अगर x1 का वैल्यू x2 से छोटा होगा तो उस केस में 3x1 का जो वैल्यू होगा वो 3x2 से भी छोटा होगा। मैंने दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब चूंकि 3 जो है वो पॉजिटिव नंबर है, तो अगर इन इक्विलिटी में हम लोग क्या करते हैं, कोई पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्विलिटी चेंज नहीं होता है, रिवर्स नहीं होता है। बट अगर -3 से मल्टीप्लाई करते, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते, तो इन इक्विलिटी जो है वो रिवर्स हो जाता है ना। बट यहाँ पे मैंने +3 से मल्टीप्लाई किया है तो रिवर्स नहीं करेगा, तो 3x1 विल बी लेस देन 3x2, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, तो दोनों साइड 17 ऐड कर दे रहे हैं। अब ऐसा कर सकते हैं और इससे इन इक्विलिटी पे किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि इस स्टेप के बाद मैंने ये राइट डाउन किया। एक्चुअली में यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 है और मैंने इसी फॉर्म में लाने का प्रयास किया है, इसलिए मैंने x1 लेस देन x2 इस तरह से लिया कि एक 3x1 और जो वैल्यू है 3x1 का वो 3x2 से क्या हो, छोटा हो, है ना। आप देख सकते हो ये जो पूरा वैल्यू होगा वो इस पूरा वैल्यू से छोटा होगा, और यही जो वैल्यू है वो एफ ऑफ x1 का है, और ये जो वैल्यू है वो एफ ऑफ x2 का है, क्योंकि एफ ऑफ x इज इक्वल टू ये था। अगर x1 ले लें तो 3x1 प्लस 17 होगा, है ना, और अगर x2 ले लें तो 3x2 प्लस 17 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि एफ ऑफ x1 जो है वो एफ ऑफ x2 से छोटा आ गया। कब? जब x1 छोटा होगा x2 से। कहने का मतलब क्या है, डेफिनेशन से, जो मैंने अभी डेफिनेशन बताया उस डेफिनेशन से ये जो फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना। अब हम लोग एक और डेफिनेशन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं।
और ये जो डेफिनेशन है वो डेरिवेटिव फॉर्म में है। आप देख सकते हो कि अभी जो मैंने डेफिनेशन बताया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का, उसमें कहीं पे डेरिवेटिव टर्म्स कंटेन नहीं था, है ना। बट अब जो हम डेफिनेशन बताने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें डेरिवेटिव का टर्म कंटेन होगा, डिफरेंशिएशन का टर्म कंटेन होगा। दैट्स इंटरेस्टिंग, ठीक है। आप यहाँ पे इस डेफिनेशन को समझो, ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम इसी डेफिनेशन को फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे कि कोई दिए हुए फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ना, या कुछ भी नहीं है, ना ही इंक्रीजिंग ना ही डिक्रीजिंग, है ना। तो कहता है लेट एफ बी अ कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। मान लो कि एफ कोई फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस फंक्शन है और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल फंक्शन है। देन फंक्शन एफ is increasing in closed interval AB if f dash x will be greater than 0 for all x belong to the open interval AB। उस केस में फंक्शन f जो होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा क्लोज इंटरवल AB में यदि f dash x that means differentiation of function f with respect to x, that means derivative of function f with respect to x will be greater than 0 for all x belong to the open interval AB। दैट मीन्स हर एक x का वैल्यूज के लिए जो कि ओपन इंटरवल AB में बिलोंग करेंगे, सच दैट एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 हो, तो बोलेंगे कि फंक्शन f जो होगा वो कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग फंक्शन होगा क्लोज इंटरवल ए बी में, है ना। इसी तरह से आप देख सकते हो कि फंक्शन f विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी इफ f dash x will be less than 0 for all x belong to the open interval a b। that means x का वो सारे वैल्यू के लिए जो कि ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करेगा, और इस प्रकार से कि वो f dash x का वैल्यू, ठीक है, उन सारे वैल्यूज पे 0 से छोटा हो, तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन f जो होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा क्लोज इंटरवल ए बी में, है ना। आगे कहता है कि f इज अ कांस्टेंट फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ f dash x विल बी 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी। दैट मीन्स हर एक x ओपन इंटरवल ए बी के लिए फंक्शन f कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी में यदि एफ डेस एक्स का वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, है ना। अब आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन भी देख सकते हो। कहता है कि f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए बी इफ एफ डेस एक्स विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल ए बी। दैट मीन्स हर एक x का वो सारा वैल्यू के लिए जो कि ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करेगा, जिसके लिए एफ डेस एक्स का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा। अगर ऐसा हो तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन एफ एक्स जो होगा वो ओपन इंटरवल ए बी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना। तो सिंपली आप ध्यान दो, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो फंक्शन होना चाहिए वो क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है, है ना। आप इसी तरह से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन देखो। कहता है कि f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए बी इफ एफ डेस एक्स विल बी लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। दैट मीन्स एफ डेस एक्स का वैल्यू 0 हो x के वो सारे वैल्यू के लिए जो कि ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करेंगे, है ना। तो x के वो सारे वैल्यू जो कि ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करेगा, उन सारे वैल्यू के लिए यदि एफ डेस एक्स का वैल्यू 0 से छोटा हो तो हम लोग बोलेंगे कि ओपन इंटरवल ए बी में फंक्शन f जो होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना। अब आगे कहता है अ फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग और decreasing in R, that means set of real number if it is so in every interval of R। कहने का मतलब है कि एक फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा सेट ऑफ
इंटरवल सेट ऑफ रियल नंबर आर में यदि इसके हर एक सब इंटरवल में क्या हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग हो। कहने का मतलब है, मान लो कि कोई फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई में इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। अब अगर ऐसा है तो ऐसा भी होगा, दैट मीन्स ये ओपन इंटरवल 0 से पाई में भी इंक्रीजिंग होगा। क्यों? क्योंकि ये ओपन इंटरवल 0 टू पाई जो है वो इस क्लोज इंटरवल 0 टू पाई का सबसेट है ना। आप देख सकते हो कि ये जो है वो इसमें लाइज कर रहा है। तो अगर इसी में इंक्रीजिंग है तो क्या इसमें इंक्रीजिंग नहीं होगा? ओबियस होगा, है ना। तो इसी तरह से आप क्या कर दो, इसको पार्ट बाय पार्ट, ठीक है, सब इंटरवल में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यदि सब इंटरवल में क्या हो, फंक्शन एफ इंक्रीजिंग फंक्शन हो या डिक्रीजिंग हो, तो इस इंटरवल में भी वो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, है ना। अब आप इसको देखो, है ना। कहता है हाउ टू फाइंड द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि दिया हुआ जो फंक्शन है वो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग फंक्शन है, या किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है या किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो इसको मैंने एक एग्जांपल से समझाया है, आप इस एग्जांपल को ध्यान से समझोगे। यहाँ पे देखो, कहता है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड सेकेंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आप क्या करो, वो इंटरवल्स फाइंड आउट करो जिस इंटरवल में ये जो फंक्शन fx है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना। तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहे हैं, आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे, है ना। इसके लिए अगर इंटरवल फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है आप उसको राइट डाउन करो, है ना। तो गिवन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ठीक है। अब आप क्या करो, तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो इससे f डैश x का वैल्यू एवेल्युएट हो जाएगा, है ना। तो f डैश x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज 2x माइनस 4, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करो, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट, है ना। आप क्या करो, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करो, इसी को हम लोग स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं, है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने का सिंपल सा रूल है, जो एफ डैश एक्स आया है आप उसको 0 से इक्वेट कर दो, है ना। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू 2x माइनस 4 है, तो फॉर गेटिंग क्रिटिकल पॉइंट वी विल टेक 2x minus 4 is equal to 0, है ना। that means put f dash x is equal to 0, that means 2x minus 4 will be equal to 0, इसलिए x is equal to what, this is 2, है ना। इसीलिए यहाँ पे एक ही क्रिटिकल पॉइंट होगा और वो क्रिटिकल पॉइंट 2 है ना। there is only one critical point and that point will be x is equal to 2। अब क्या करना है, जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा उस क्रिटिकल पॉइंट पे एफ डैश एक्स का साइन स्कीम तैयार करना है। अब हम इस साइन स्कीम के बारे में क्लास 11th में, ठीक है, रेंज और डोमेन जब फाइंड आउट कर रहे थे तो वहां पे हम बताए थे, तो फिर हम बता देते हैं, सिंपल सा रूल है, ठीक है, उसको सिर्फ आपको ध्यान में रखना है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट आया है उस क्रिटिकल पॉइंट पे एफ डैश एक्स का साइन स्कीम तैयार कर रहे हैं ना। तो साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू दिस इज 2, है ना। तो सबसे पहले आप एक क्या करो, तो रियल लाइन ड्रॉ करो, है ना। दिस इज माइनस इन्फिनिटिव एंड दिस विल बी प्लस इन्फिनिटिव, ठीक है। सपोज कर लो कि x इज इक्वल टू 2 का जो पोजीशन है वो यहाँ पे है ना। अब हम क्या करेंगे, 2 से, तो आप देख सकते हो कि यदि x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे रखें तो ये जो रियल लाइन है वो मेनली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ये पार्ट होगा एंड सेकेंड ये पार्ट होगा, है ना। मान लेते हैं कि 2 स्टेशनरी पॉइंट आता, ठीक है,
2 और 3, तो 2 अगर यहाँ पे है तो ऑब्वियस है 3 इससे आगे यहाँ पे होगा, तो उस केस में 3 पार्ट में ये रियल लाइन डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 1, ठीक है, 2 एंड दिस इज 3, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे एक ही स्टेशनरी या क्रिटिकल पॉइंट था, तो उस केस में रियल लाइन जो है वो 2 पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 से पहले, ठीक है, का कोई भी नंबर लेंगे, 2 से पहले कोई भी रियल नंबर लेंगे, ठीक है, तो 2 के पहले हम 0 ले लेते हैं। अब उस 0 को आप क्या करो, ठीक है, एफ डेस एक्स में पुट करो, तो एफ डेस 0 का वैल्यू क्या आएगा, देख सकते हो, 2 इंटू 0 -4, दैट मीन्स 0 -4, दैट मीन्स -4, कहने का मतलब है नेगेटिव वैल्यू आया है ना। आप देख सकते हो 2 के पहले 0 मैंने लिया, तो एफ डेस एक्स का जो वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू आया। आप 1/2 ले लो, आप 1 ले लो, ठीक है, वो आप 1 ले लो, तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 1 -4, दैट मीन्स 2 -4, दैट मीन्स -2, फिर भी नेगेटिव आएगा। मतलब कि 2 से पहले दुनिया का कोई भी रियल नंबर आप ले लोगे ना तो नेगेटिव नंबर ही आएगा। इसके बाद आप 2 से आगे का कोई नंबर ले लो, रियल नंबर, ठीक, 3 ले लो, तो आप 3 पुट करो, 3 2 6 -4, दैट मीन्स +2, है ना, तो वो पॉजिटिव नंबर है। आप कुछ भी ले लो ना, 4 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, ठीक है, 1 करोड़ ले लो, 10 करोड़ ले लो, ठीक है, हर एक के लिए एफ डेस एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, है ना। मतलब कि -इन्फिनिटी से 2 इंटरवल में नेगेटिव आया और 2 से इन्फिनिटी इंटरवल में पॉजिटिव आया। अब मैंने यहाँ पे यही राइट डाउन किया है, ठीक है। आप और यही जो है वो साइन स्कीम है किसका, तो एफ डेस एक्स का एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, है ना। तो सिंस एफ डेस एक्स इज लेस देन 0, चूंकि एफ डेस एक्स जो है वो 0 से छोटा है, ठीक है, कब, जब x का वैल्यू इस इंटरवल में लैच करेगा, दैट मीन्स व्हेन, ठीक है, x विल बी बिलोंग्स टू द इंटरवल -इन्फिनिटी टू 2, है ना। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि इस इंटरवल में फंक्शन एफ एक्स जो होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। मैंने बताया था कि एफ डेस एक्स यदि 0 से छोटा हो, ठीक है, एफ डेस एक्स यदि 0 से छोटा हो, ठीक है, दिए हुए इंटरवल में, तो हम लोग बोलेंगे कि उस इंटरवल में जो फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। यहाँ पे इस इंटरवल के लिए, ठीक है, एक्स के वो सारे वैल्यू जो कि इस इंटरवल में बिलोंग करेंगे, और इन सारे वैल्यू के लिए एफ डेस एक्स का वैल्यू आप देख सकते हो कि 0 से छोटा आया, नेगेटिव आया, तो इसीलिए एफ एक्स जो होगा वो इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, है ना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 से इन्फिनिटी में क्या आया है, 2 से इन्फिनिटी इंटरवल में एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 आया, तो फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, है ना। तो आप यहाँ पे देखो, सिंस एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 2 टू इन्फिनिटी, है ना, इसलिए एफ एक्स विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दी ओपन इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का बात की है। अब सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बात करना होता तो क्या करते, यहाँ पे क्लोज इंटरवल देखते हैं ना। आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर आप 2 को भी ले लोगे, ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 को छोड़ करके, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 को मैंने क्या किया है, 2 को मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, तो 2 को ले लेना है। तो 2 को लेते हुए अगर इस इंटरवल में, ठीक है, फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, और ठीक है 2 को छोड़ते हुए जो इंटरवल बनेगा, दैट मीन्स ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी से 2 में फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा डेफिनेशन से, तो फिर ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। मैंने यहाँ पे यही राइट डाउन किया है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन -इन्फिनिटी टू 2, ठीक है, एंड डिफरेंशिएबल ऑन -इन्फिनिटी टू 2, सो एफ एक्स विल बी डिक्रीजिंग, ठीक है, इन दिस इंटरवल एंड इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। अब मैंने डायरेक्ट क्यों बोल दिया कि इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, और पोलिनोमियल फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर में, ठीक है, क्या होता है तो कंटिन्यूअस होता है। और आप देख सकते हो कि ये इसमें सेट ऑफ रियल नंबर ही आएंगे, ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर ही है, ठीक है, जो 2 या 2 से छोटा होगा और -इन्फिनिटी से बड़ा होगा तो कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा, है ना। ये रिजल्ट आप पहले भी देख चुके हो। तो इसीलिए इस इंटरवल में, ठीक है, क्या होगा तो डिक्रीजिंग होगा, और इस इंटरवल में क्या होगा तो इंक्रीजिंग होगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 6.2 में कंटेन हर एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। आज फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।
आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूरत पड़ने पे शेयर भी करें। थैंक यू।